नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। आज तारीख है 7 अगस्त 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। वीडियो में आज हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं, जैसे वक्फ बोर्ड जो एक्ट चर्चा में है और डिजिटल ब्रॉडकास्ट जो एक्ट चर्चा में है, बिल है अभी दोनों, इन दोनों का हम लोग समझेंगे। उसके अलावा ऑरिबले आश्रम के बारे में भी पढ़ेंगे और फिजी के बारे में भी पढ़ेंगे। हमारी राष्ट्रपति महोदया ने फिजी के संसद को संबोधित किया है, तो उसकी मैपिंग भी हम लोग करेंगे। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, तो आप अंत तक वीडियो को देखिएगा। ये सबसे पहला हेडलाइन क्या है, तो विनेश फोगाट हैं, ये 50 किलो वर्ग में 50 किलो वर्ग में ये फाइनल में पहुंच गई हैं और सिल्वर तो पक्का हो गया है, अब गोल्ड के लिए फाइट करेंगी। वही विनेश फोगाट हैं जिनको देश विरोधी और देशद्रोही, गद्दार, पता नहीं क्या क्या कहा गया। इन्होंने आरोप लगाया था ब्रजभूषण शरण सिंह पर, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वर्तमान में नहीं हैं, उनके पुत्र हैं। उनके पुत्र को टिकट दिया गया, उन पर आरोप लगाया था बहुत ही गंभीर का। दिल्ली पुलिस ने भी बोला था कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है, लेकिन फिर भी देश के लोगों ने, आपने, हमने और देश के सिस्टम ने इनकी मदद नहीं की, किसी ने भी नहीं सुना। इन्होंने आंदोलन किया कि उसको हटाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया था। आपको याद ही होगा, बाद में एफआईआर हुआ, कितनी सारी नौटंकी के बाद हटाया गया था उनको। तो इन्होंने सक्सेस के द्वारा, सफलता के द्वारा जवाब दिया है। सक्सेस से बड़ा कोई रिवेंज होता ही नहीं है। सबकी सुनो, सफलता से जवाब दो, सबसे अच्छा तरीका यही होता है। सिल्वर पक्का हो गया है और पूरा चांस है कि ये गोल्ड जीत सकती हैं। एक अलग ही इनके खेल में आपको एग्रेशन दिखेगा, जैसे लगता है किसी चीज़ का बदला ले रही हैं खिलाड़ियों से। जिस खिलाड़ी को इन्होंने हराया वो जापान की खिलाड़ी थी और 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, उसको हराया है विनेश फोगाट ने। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। लेकिन कल हॉकी में हम लोगों के साथ थोड़ा सा निराशा का न्यूज़ है। क्या है, तो जर्मनी से हम सेमीफाइनल में हार गए हैं। जर्मनी से हम सेमीफाइनल में हॉकी में हार गए। बहुत ही शानदार खेल रही थी हमारी टीम। तो ओलंपिक के जो कुछ प्रमुख इवेंट हैं उनको भी ध्यान में रखिएगा। बैडमिंटन में भी हम बाहर हो चुके हैं, एक भी मेडल नहीं आया बैडमिंटन में। शूटिंग में मेडल आया है और अब पहलवानी में मेडल हर बार ही आता है, इस बार भी आएगा। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और कई सारे न्यूज़ हैं, जैसे शेख हसीना जी वर्तमान में भारत में ही रह रही हैं और वो यूके यूनाइटेड किंगडम एसाइलम के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा हुआ है और जा भी सकते हैं। और उनकी जो डॉटर है, क्या नाम है, ट्यूलिप सिद्दीकी, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर हैं, तो इसलिए वो जा सकती है वहीं पर, उनको एसाइलम मिलने की उम्मीद है। लेकिन तब तक वो भारत में ही रह रही हैं। कल भारत के विदेश मंत्री महोदय ने राज्यसभा में अपना पक्ष रखा और बयान भी दिया कि भारत का क्या मानना है इन सभी चीज़ों को लेकर। वर्तमान में शेख हसीना जी भारत में ही रहेंगी। आज हम लोग किसको पढ़ेंगे, तो डिजिटल ब्रॉडकास्ट ड्राफ्ट जो है इसको पढ़ेंगे। कोशिश ये की जा रही है, जैसा आरोप है, अभी आरोप को सत्यापित मैं तो नहीं कर सकता हूँ। पढ़ेंगे इस एक्ट को तभी समझ में आएगा कि जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, अब बड़े डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं या छोटे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, कोशिश ये की जा रही है भारत सरकार के द्वारा कि उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाई जाए, ऐसा आरोप है। हालांकि डिजिटल ब्रॉडकास्ट अधिनियम की ज़रूरत इसलिए पड़ गई थी क्योंकि अब ब्रॉडकास्ट का एक अलग मेथड उभर कर सामने आया है हाल फिलहाल के दिनों में, जिसमें डिजिटली कंटेंट जो होते हैं वो उतना ही पावरफुल माने जाते हैं जितने टेलीविज़न कंटेंट हैं, बल्कि टेलीविज़न से भी रीच बढ़ रही है अब डिजिटल कंटेंट की। इसको भी हम लोग देखेंगे। वक्फ बोर्ड जो एक्ट है उसको भी हम लोग देखेंगे, क्या है ये एक्ट और क्यों भारत सरकार इसमें बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, इन सभी चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में आंसर राइटिंग का कोर्स अगर कोई भी ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 15 अगस्त से पहले सभी पर ऑफर चल रहा है। अगर आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। सालाना अगर आप लेंगे तो 210 रुपये पर मंथ के हिसाब से ही पड़ेगा। मंथली अगर आप लेंगे तो 299 पर मंथ आपको पड़ता है। तो उस हिसाब से जुड़िएगा। लिखना तो आपको है ही, 70 बीपीएससी पीटी पास करते हैं या फिर पीटी पास नहीं करते हैं, दोनों ही परिदृश्य में आपको लिखना तो है ही। तो अगर जुड़ेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। बाकी और तो अभी कुछ भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं वक्फ बोर्ड एक्ट को पहले, उसके बाद से हम लोग डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग बिल को भी देखेंगे। ओके, देखिए क्या है कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024, इस बिल को लेकर बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचा हुआ है।
2024 में अगर आपका बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन होता है या 70वीं बीपीएससी का पीटी एग्जामिनेशन होता है नवंबर के आसपास, तो आपसे कुछ करंट अफेयर से टॉपिक से मान लीजिए श्योरिटी होगी, पीटी या मेंस में से एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। भारतीय न्याय संहिता सुरक्षा संहिता जो लागू हुआ है उससे मेंस से पूछा जा चुका है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। दूसरा होगा वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जो होगा, इससे अगर ये एक्ट बन जाता है तो इससे सवाल पूछा जाएगा। तीसरा होगा डिजिटल ब्रॉडकास्ट अधिनियम जो है, इससे अगर बन जाता है तो इससे सवाल पूछा जाएगा। एक और एक्ट है जिसको अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, वो है एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है, इसमें संशोधन किया जा रहा है। और शहरी भागों के लिए, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मेगा सिटी जो है भारत में, मेट्रोपोलियन सिटी जो है जैसे दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, ये जो बड़े शहर हैं इनके लिए एक अलग से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया जाएगा। इसके लिए एक अलग से मेट्रोपोलियन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया जाएगा, ऐसा संशोधन में आया है। तो ये जो 3-4 एक्ट भारत सरकार ला रही है अभी वर्तमान के सीजन में, उनमें से सवाल की गारंटी होगी, जरूर ही पूछा जाएगा पीटी या मेंस एग्जामिनेशन में। इसलिए आपसे उम्मीद है कि इन सभी एक्ट को जब मैं पढ़ाऊँ तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसको कंप्लीट कीजिएगा, सभी के सभी पक्षों को ध्यान में रखिएगा और कहीं पर भी कोई अपनी तरफ से भेदभाव वाली स्टेटमेंट नहीं डालने आंसर में। वक्फ बोर्ड अधिनियम विधेयक 2024 वक्फ अधिनियम 1995 में कई महत्वपूर्ण बदलाव करेगा और कई धाराओं को निरस्त करेगा। कौन से एक्ट में बदलाव करेगा? सबसे पहला पीटी फैक्ट, 1995 का जो एक्ट है उसी में बदलाव किया जाएगा। 1995 का जो एक्ट है उसी में बदलाव किया जाएगा। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 के प्रमुख प्रावधानों निहितार्थों को समझना, इसके संभावित प्रावधान समझने के लिए आवश्यक है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 के बारे में, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 में मौजूदा वक्फ अधिनियम 1995 में करीब 40 संशोधनों का प्रस्ताव है। बहुत ही बड़ा संशोधन कर रही है भारत सरकार, 40 के करीब अमेंडमेंट किए जाएंगे। इस विधेयक को संशोधन विधेयक के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह मौजूदा अधिनियम में संशोधन करना चाहता है। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को और अधिक प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए बनाया गया है। भारत में अगर भूमि की बात करें तो दुनिया में देश में 3 डिपार्टमेंट हैं, 3 विभाग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि है। पहला हो गया रेलवे, इसके पास हद से ज़्यादा भूमि है। दूसरा भारतीय सेना, और तीसरी है कौन? तो वक्फ बोर्ड। तीनों के पास में दुनिया देश में सबसे ज़्यादा भूमि है। अगर हम लोग लैंड की बात करें तो उसमें भी वक्फ बोर्ड के पास में बहुत सारी संपत्तियां हैं। और कई बार ऐसे आरोप भी लगते हैं कि वक्फ बोर्ड को चलाने वाले लोग कई बार भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। कई बार संपत्तियों को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है, इसको लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। इसलिए भारत सरकार को आवश्यकता महसूस हुई कि इसको संशोधन करना चाहिए और इसके कारण से ही संशोधन कर रही। अपोजिशन की पार्टियों ने ये बोला है कि हम इस संशोधन का विरोध करने वाले हैं। उन्होंने अपने कारणों का स्पष्ट अभी तक नहीं किया है, लेकिन जिस दिन ये एक्ट आएगा उसके बाद से पता चल जाएगा क्या कारण रहे थे। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य वक्फ प्रणाली में अधिक जवाबदेही, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, समावेशिता, इंक्लूसिव सुनिश्चित करना। इसे लागू करने के लिए भारतीय संसद के दोनों सदनों से पारित होना और राष्ट्रपति स्वीकृति लेनी पड़ेगी। संशोधन एक्ट को पहले दोनों सदन से पारित करना पड़ेगा, उसके बाद से राष्ट्रपति महोदया इस पर अपनी स्वीकृति देंगी, तब जाके ये संशोधन जो है ये लागू हो जाएगा उस एक्ट में। ये संविधान संशोधन नहीं है, छोटा सा एक्ट का संशोधन है ये। ओके, वक्फ बोर्ड अधिनियम क्या है? तो वक्फ बोर्ड अधिनियम पहली बार 1954 में लागू किया गया था। सबसे पहली बार कब आया था? 1954 में, आज़ादी के कुछ ही वर्षों के बाद आ गया था। बाद में इसे 1995 के वक्फ अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। वक्फ बोर्ड अधिनियम एक विधायी ढांचा है जो भारत में वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करता है। वक्फ संपत्तियां वे हैं जो इस्लामिक कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान की जाती हैं। इस्लामिक सा कानून जो है अपने देश में, आपको पता होगा कि सिविल मामलों को लेकर भारत में अभी भी धार्मिक कानून चलते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जैसे मिताक्षरा पर आधारित भारत में हिंदू लॉ बनाए गए हैं, उसी प्रकार से मुस्लिमों के लिए शरिया पर आधारित इस्लामिक कानून देश में लागू हैं। इसी के कारण से भारत में बात की जाती है कि समान नागरिक संहिता लागू हो, सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू हो। तो दरअसल में सिविल मामलों के लिए ही बोला जाता है। आपराधिक मामलों में भारत में एक रूपता है कानूनों की। तो जो इस्लामिक कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए जो दान की गई संपत्तियां हैं, ये सब के सब वक्फ संपत्ति में आती है। कई सारे लोग दान करते हैं और भारी मात्रा में संपत्ति विद्यमान है किसके पास में? तो वक्फ बोर्ड के पास में। वक्फ बोर्ड अधिनियम में संपत्तियों को वक्फ के रूप में प्रबंधित करने, नामित करने तथा निगरानी के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।
इसमें क्या बोला गया है कि भाई केंद्रीय वक्फ परिषद स्थापित किया जाएगा, जो क्या करेगा, संपत्तियों को प्रबंधित करने का काम करेगा। इस अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके कि मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा करना है। वक्फ संपत्तियों का उपयोग धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाए, न कि राजनीतिक या अपने निजी उद्देश्यों के लिए किया जाए। वक्फ बोर्ड के सदस्यों पर मैंने आपको पहले ही बताया, कई बार ऐसे आरोप लगे हैं कि उन्होंने जो वक्फ संपत्तियां हैं, जो इस्लामिक कानून के तहत दान की गई, धर्म के उद्देश्य से दान की गई संपत्तियां हैं, उनका अपने निजी उपयोग के लिए उपयोग किया है। जैसे एक बार आरोप लगा था कि उन्होंने विश्वविद्यालय बना लिया अपने नाम से और ढेर सारे पैसे कमा रहे हैं, और वो संपत्ति किसकी थी, ज़मीन किसकी थी, तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी। 1 रुपये में खरीद लिया उससे, या 1 रुपये में दान दे दिया उसको, और उस पर कोई और निजी लाभ उठा रहा है। तो इस तरह के मामले कई बार सामने आए हैं। पिछले कुछ वर्षों में पारदर्शिता की कमी, ट्रांसपेरेंसी की कमी के से संबंधित कई मुद्दे सामने आए हैं। जैसे 2022 के तमिलनाडु वक्फ बोर्ड मामले में देखा गया था कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए आवश्यक बदलाव करना, साथ ही धारा 9-14 में संशोधन के माध्यम से बोर्डों की संरचना को अधिक समावेशी बनाने का कोशिश किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का थोड़ा सा निगरानी बढ़ जाएगा कि कहाँ से संपत्ति आ रही है, कहाँ जा रही है, किस प्रकार से खरीदा जा रहा है, किस प्रकार से बेचा जा रहा है। अब प्रस्तावित जो संशोधन है उनको जरा एक नज़र में हम लोग देखेंगे। कैबिनेट ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 के माध्यम से लाए जाने वाले 40 बदलावों की समीक्षा की है। इन संशोधनों का उद्देश्य आपको पता ही है कि पहले से जो शक्तियां हैं उन पर अंकुश लगाना है। संपत्ति पंजीकरण व सत्यापन पहला है, दूसरा संपत्तियों का सत्यापन, तीसरा कार्यप्रणाली में सुधार, चौथा महिलाओं का समावेशन। वर्तमान में वक्फ बोर्ड में महिलाओं को कोई भी जगह नहीं दिया जाता है। इस महिलाओं को शामिल करके लैंगिक समानता स्थापित करने की भी कोशिश की जा रही है। वक्फ बोर्ड को उचित सत्यापन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए जिला पदाधिकारियों के पास अपनी संपत्तियों को पंजीकृत कराना आवश्यक होगा। ध्यान में रखिएगा, जिला पदाधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीएम हैं या कलेक्टर बोल दीजिए, उन एक ही पद के अलग अलग नाम होते हैं। जब वो न्यायालय लगाते हैं डीएम अपना, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाते हैं। जब वो रेवेन्यू में बैठते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो जाते हैं, है ना। तो उनके पास में रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा कि आपके पास इस ज़िले में कितनी संपत्ति है, इसका लेखा जोखा रखना पड़ेगा। सत्यापन विधेयक में विवादित भूमि का अनिवार्य रूप से नया सत्यापन कराने की बात की गई है, जिससे संपत्ति के स्वामित्व और प्रबंधन के बारे में स्पष्टता बढ़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति का नाम दे दिया जाए। सत्यापन करवाना पड़ेगा कि ये जो संपत्ति है ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है या नहीं है। कार्यप्रणाली में सुधार, वक्फ बोर्ड की मनमानी शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए उसकी कार्यप्रणाली में सुधारित धारा 9 और 14 में संशोधन किया गया है। महिलाओं का समावेशन, प्रस्तावित संशोधन विधेयक वक्फ बोर्ड में महिलाओं को शामिल करने, निर्णय लेने की प्रक्रिया में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए वकालत भी करते हैं। इसमें ये 4 मुख्य 40 रखे गए हैं, लेकिन अगर पॉइंट वाइज में देखेंगे तो ये 4 मुख्य पॉइंट है जहाँ पर संशोधन अनिवार्य माना गया था, और ये चारों के चारों आपको याद होने चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि हाल के दिनों में धार्मिक संपत्तियों को लेकर भारत सरकार ने रेगुलेशन को बढ़ाया है, उदाहरण सहित उसके निहितार्थों का स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार से सवाल पूछा जाएगा। अभी ये सवाल फ्रेम किया है मैंने, लिखने में आपके पसीने छूट सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए और देखिए कि क्या क्या पूछा गया है। कल भी मैंने सवाल दिया था, पोस्ट भी कर दिया था मैंने, तो यूट्यूब पर भी, अपने ऑफिशियल टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था। क्या पोस्ट किया था भाई, तो भारत के सीमा पर उत्पन्न जो राजनीतिक संकट हैं वो भारत की विदेश नीति के लिए किस प्रकार से चुनौती साबित हो रहे हैं। तो इस प्रकार के सवालों को टैकल करना सीखिए, लिखने की कोशिश किया कीजिए कम से कम। अगर नहीं लिखेंगे तो एग्जाम में भी नहीं लिख पाएंगे आप। तो अभी जो मैंने सवाल फ्रेम किया इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, क्या वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 के निहितार्थ क्या है। निहितार्थ देखिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाया जाए, महिलाओं को सशक्त किया जाए, और जो संपत्ति है इसके पास में खूब सारी, उसको समावेशी तरीके से थोड़ा सा मैनेज किया जाए, किसी एक के हाथों की कठपुतली नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अगला है डिजिटल ब्रॉडकास्ट बिल है, जो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों को बराबर मात्रा में ध्यान रखिएगा। डिजिटल ब्रॉडकास्ट बिल पर कई बार ये आरोप लग रहे हैं कि ऑनलाइन जो कंटेंट क्रिएटर हैं, बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, कोई भी चैनल हो, अगर वो कुछ भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उनकी, तो उस पर प्रतिबंध लगाने की कहीं ना कहीं सरकार कोशिश कर, ऐसा आरोप है।
अभी एक्ट बना नहीं है। एक्ट बनेगा तो भारी डिस्कशन के बाद ही बनेगा। तो एक्ट बनने के बाद कुछ कमेंट करना हमारे लिए सही रहेगा। फिलहाल हम इस अधिनियम, इस जो बिल है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि क्या है ये बिल। देखिए, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रसारण विनियम विधेयक 2024, डिजिटल ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन एक्ट बिल 2024। बिल और एक्ट में फ़र्क होता है। बिल जो होता है वो बिल ही होता है, एक्ट जो होता है वो लागू कर दिया जाता है, आपके ऊपर में वो लागू होगा। बिल है, अभी ये पूरा प्रोसेस से गुजरेगा। लोकसभा या राज्यसभा में इसको लाया जा सकता है। क्या राज्यसभा में भी लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है। क्या है इसमें कुछ मनी बिल टाइप का तो है ही नहीं, तो इसलिए बिल्कुल लाया जा सकता है इसको। राज्यसभा या लोकसभा जहाँ से भी शुरू किया जाएगा, उसके बाद से दूसरे सदन से पारित किया जाएगा, फिर राष्ट्रपति जी इस पर अपना अनुमति देंगी, फिर जाके ये लागू हो जाएगा। भारत वर्तमान प्रसारण विनिमय मानदंड क्या है, पहले वर्तमान को समझिए, फिर उसमें जो अमेंडमेंट किया जाएगा उसको समझेंगे हम लोग। भारत मीडिया अधिकांशतः स्वविनियमित है, सेल्फ रेगुलेटरी है अभी वर्तमान में। सेल्फ रेगुलेटरी का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग अगर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं, मोनेटाइजेशन ऑन करने से पहले हमें ये सत्यापित करना पड़ता है टिक करके कि इस वीडियो में कुछ भी वायलेंस से रिलेटेड या कुछ भी हेट स्पीच से रिलेटेड नहीं है, तभी जाके मोनेटाइजेशन का आगे का प्रोसेस हो पाता है। सभी वीडियो के साथ ये करना पड़ता है। कई बार अगर उसमें आपने कोई गलत वर्ड यूज किया है तो वो भारी चेक में चला जाता है और 1-1 घंटे तक वीडियो चेक होता है। तो इसको सेल्फ रेगुलेशन बोलते हैं। क्या सरकार ने बनाया है? यूट्यूब ने खुद से अपना क्रिएट किया है। इसी प्रकार से OTT भारत में जो प्लेटफॉर्म है उन पर भी सेल्फ रेगुलेशन को ही लागू किया गया है। मीडिया जो आपको दिखती है उन पर भी सेल्फ रेगुलेशन ही है। खुद से अपने ऊपर में क्या करो तो डिसिप्लिन एक बना करके रखो। भारत विभिन्न मीडिया और प्रसारण प्लेटफॉर्म विभिन्न कानूनों के तहत विनियमित हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं, लेकिन कुछ कुछ कानून भी मौजूद हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय या निजी प्रसारण, सार्वजनिक प्रसारण सेवा, प्रसार भारती, मल्टीमीडिया विज्ञापन, प्रिंट मीडिया के विनिमय आदि संबंधित मामलों को केंद्र बिंदु में है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो प्रिंट मीडिया यानी कि न्यूज़पेपर जो आपके हाथ में आता है, और मल्टीमीडिया विज्ञापन यानी कि जो आप एडवर्टाइजमेंट टीवी वगैरह पर देखते हैं उसकी बात कर रहा है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई यह प्रसारण क्षेत्र में टेलीविजन चैनल और सेवा प्रदाताओं के ग्राहकों को देय शुल्कों को नियंत्रित करता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और निगरानी केंद्र भी है। इसकी स्थापना सरकारी मानदंड विनिमयों के अनुसार टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित होने वाली सामग्री की निगरानी और रिकॉर्ड करने के लिए की गई है। प्रसार भारती अधिनियम 1990 के तहत संसद द्वारा स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है। वैधानिक स्वायत्त निकाय है, बिल्कुल ही स्वायत्त है ये। इसमें दूरदर्शन, टेलीविजन प्रसारण और आकाशवाणी शामिल है। केबल नेटवर्क 1995 यह प्रसारक और वितरण पंजीकरण को नियंत्रित करता है। राज्य सरकार ने अधिनियम के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कई निगरानी एजेंसियां भी स्थापित की हुई है। जैसे अब अगर आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल या कोई भी चैनल, तो उसके नीचे कई बार लिखा आता है इस चैनल पर दिखाए जा रहे कंटेंट के बारे में अगर आपको कोई शिकायत करनी है तो नीचे दिए गए टेलीफोन नंबर पर कांटेक्ट करें और शिकायत कर सकते हैं। आपने देखा होगा टीवी पर, टीवी अब देखता ही कौन है, लेकिन फिर भी उस पर देखा होगा कभी तो आपको दिखेगा। तो यानी कि भारत सरकार ने वर्तमान में कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म बना रखे हैं जिनके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेट का मतलब शक्तियों को देखा जाता है कि ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, कोई गलत चीज़ तो नहीं प्रसारित हो रहा है। इन सभी चीज़ों पर नियंत्रण रखी जाती है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वर्तमान में बनाकर रखा गया है। ऐसा नहीं होता है कि सरकार का क्रिटिसिज्म करेंगे तो टीवी पर आपका बंद कर दिया जाएगा। ऐसा होता है क्या, बताइए। प्रस्तावित प्रसारण सेवा विनिमय विधेयक 2024 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? अब इसमें क्या क्या बोला गया है? सूचना प्रसारण मंत्रालय मौजूदा प्रसारण सेवा विनिमय विधेयक 2024 के साथ देश में पारदर्शिता, स्वविनिमयन, भविष्य के लिए तैयार प्रसारण सेवा के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं प्रदान की गई हैं। नए युग का तात्पर्य, जो नया युग है उसमें टीवी से ज़्यादा किस पर कंटेंट है? तो यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर और OTT पर है। टीवी पर भी लोग केबल नहीं लेते हैं, अलग अलग OTT का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, जियो हॉटस्टार, और टीवी पर भी लोग OTT ही देखते हैं। आपने देखा होगा, घर में भी आपके हो सकता है। तो यानी कि क्या है, हमें अब नए सिरे से रेगुलेट करना पड़ेगा। यूट्यूब भी टीवी पर देख सकते हैं आप आसानी से। समेकन व आधुनिकीकरण, यह एक विधायी ढांचा के तहत विभिन्न प्रसारण सेवाओं के लिए विनियामक प्रावधानों को समेकित और अद्यतन करने के लिए लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता को संबोधित करता है। यह कदम विनियामक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है और अधिक कुशल व समकालीन बनाता है। करंट समय के हिसाब से उसको रेगुलेट करता है।
यह अपने विनियामक अधिकार क्षेत्र का विस्तार करके ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म OTT, जैसे अभी मैंने नेटफ्लिक्स का नाम लिया, अमेजन प्राइम हो गया, जियो हो गया, डिजिटल समाचार वर्तमान मामलों को शामिल करता है। वर्तमान में IT अधिनियम 2000 और उसके तहत बनाए गए विनिमय के माध्यम से विनिमित होते हैं। भारत में IT अधिनियम 2000 इसमें बनाया गया था। मैक्सिमम चीज़ें अभी उसी के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं, लेकिन अब नए जो प्लेटफॉर्म और नए जो तरीके उभर रहे हैं प्रसारण के, इसके कारण से भारत सरकार को आवश्यकता महसूस हुआ है, होना भी चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 17-18 के आसपास ये एक्ट बनना चाहिए था। दरअसल पिछले साल नवंबर के आसपास ही इस एक्ट की चर्चा शुरू हो गई थी। डिजिटल ब्रॉडकास्ट अधिनियम की चर्चा पिछले साल नवंबर के आसपास ही शुरू हो गई थी, लेकिन नहीं लाया गया था उसको। समकालीन परिभाषाएं और भविष्य के लिए तैयार प्रावधान। विकसित हो रही प्रौद्योगिकियों और सेवाओं के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए विधेयक समकालीन प्रसारण शब्दों के लिए व्यापक परिभाषाएं प्रस्तुत करता है। उभरती हुई प्रसारण प्रौद्योगिकी के लिए प्रावधान को भी शामिल करता है। ये स्वनियमन व्यवस्था को मजबूत करता है। सेल्फ रेगुलेटरी जो व्यवस्था है, सिस्टम है, उसको और भी ज़्यादा मजबूत करता है। यह सामग्री मूल्यांकन समितियों, सामग्री मूल्यांकन जो कंटेंट का रिव्यू समिति, कंटेंट रिव्यू कमेटियों की शुरुआत के साथ स्वनियमन को बढ़ाता है। मौजूदा अंतर विभागीय समिति को अधिक सहयोगी और व्यापक प्रसारण सलाहकार परिषद में विकसित करता है। ये सारे के सारे काम इसके द्वारा किए जा रहे हैं। विभेदित कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता भी लाया गया इसमें। यह विभिन्न सेवाओं में कार्यरत और विज्ञापन संहिताओं के लिए एक विभेदित दृष्टिकोण की अनुमति देता है और प्रसारकों के द्वारा स्ववर्गीकरण, प्रतिबंधित सामग्री के लिए मजबूत पहुंच, नियंत्रण उपायों की आवश्यकता भी होती है। इसके लिए भी इस एक्ट में प्रावधान किया गया है, यानी कि आपके कंटेंट को मॉनिटर किया जाएगा। अगर कंटेंट में सरकार के अनुसार कुछ गलत है तो उस कंटेंट को हटाया जा सकता है। सरकार के द्वारा गलत कैसे साबित होगा, किस कंटेंट को सरकार सही और किसको गलत कहेगी, ये चीज़ अभी वर्तमान में अपरिभाषित है। और जो चीज़ अपरिभाषित होती है उसका दायरा बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है। परिभाषित चीज़ों के जो दायरे होते हैं वो सीमित होते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहुंच। यह विधेयक व्यापक पहुंच दिशा निर्देश जारी करने के लिए सक्षम प्रावधानों को प्रदान करके विकलांग व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को भी संबोधित करता है। संवैधानिक दंड व जुर्माना। मसौदा विधेयक ऑपरेटर और प्रसारकों के लिए सलाह, चेतावनी, निंदा या मौद्रिक दंड जैसे वैधानिक दंड पेश करता है। आपके ऊपर में जुर्माना लगाया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है, आपको चेतावनी दी जा सकती है। कारावास या जुर्माने का प्रावधान भी बना हुआ है, लेकिन केवल बहुत गंभीर अपराधों के लिए विनियमन के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है। इसमें कारावास, दंड और ये सब चीज़ें भी शामिल की गई हैं। न्याय संगत दंड। मौद्रिक दंड और जुर्माना इकाई के वित्तीय क्षमता से जुड़ा हुआ है। निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करने के लिए उनके निवेश और कारोबार को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक या जुर्माना दंड लगाया जा सकता है। बुनियादी ढांचे को साझा करना। प्लेटफॉर्म सेवाएं और रास्ते का अधिकार। रास्ते का मतलब वही प्लेटफॉर्म सेवा और उनके पहुंच का अधिकार मिला है। इस विधेयक में प्रसारण नेटवर्क ऑपरेटर के बीच बुनियादी ढांचे को साझा करने, प्लेटफॉर्म सेवाओं के परिवहन के प्रावधान भी शामिल हैं। इसके अलावा यह स्थानांतरण और परिवर्तनों को भी अधिक कुशलता संबोधित करने के लिए उचित प्रावधान समाधान तंत्र भी स्थापित करता है। गूगल ट्रांसलेटेड होता है। हिंदी में कंटेंट आपको पता है कि नहीं अवेलेबल होता है। इंग्लिश में से ढूंढ के मुझे उसको ट्रांसलेट करके आपके लिए लाना पड़ता है, क्योंकि कंटेंट तो चाहिए ही, आपको समझ में तो आना ही चाहिए। बाकी चीज़ें जब ये एक्ट बन जाएंगी तभी मैं आपको पढ़ाऊँगा और डिटेल में समझाऊँगा मैं, उसकी चिंता मत कीजिए। क्वेश्चन की गारंटी है, यहाँ से पूछा ही जाएगा। डायरेक्टली पूछा जाए, इनडायरेक्टली पूछा जाए, आपसे पूछा ही जाएगा। लिख के रख लीजिएगा इस चीज़ को। मेंस हो, पीटी हो, 71 में पूछा जाए या 70 में पूछा जाए, गारंटेड है ये सब टॉपिक। भारत सरकार अगर कोई भी इंपॉर्टेंट एक्ट बनाती है, जिससे मैंने पहले भी आपको कितनी बार बताया है, रट गया होगा अब तो, कोई भी एक्ट या योजना जो मास लेवल पर लोगों को प्रभावित करती है या काफ़ी लंबे समय तक के लिए लोगों को प्रभावित करेगी, उस तरह के एक्ट से सवाल गारंटेड पूछे जाएंगे। ओके, तो इसका ध्यान जरूर रखिए। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक फिजी क्लाइमेट जस्टिस फॉर ओशियन को भी पढ़ेंगे। दरअसल में न्यूज़ क्या है पहले वो देखिए, फिर हम लोग इस टॉपिक पर आएंगे। देखिए इस न्यूज़ को, ये न्यूज़ क्या है कि प्रेसिडेंट इन फिजी, हमारी राष्ट्रपति महोदया जो हैं वो फिजी की यात्रा पर हैं। उन्होंने फिजी की सांसद को भी संबोधित किया और उनको फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, इनसे भी उनको सम्मानित किया गया है।
इसमें यह भी लिखा गया कि डूरिंग द फर्स्ट एवर विजिट बाय एन इंडियन हेड ऑफ स्टेट टू द आइलैंड नेशन, भारत के हेड ऑफ स्टेट के द्वारा पहली बार इस तरह का विजिट हुआ है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इंडिया टू पुश फॉर क्लाइमेट जस्टिस फॉर ओशियन स्टेट, वहाँ पर हमारी राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि भारत जो है वो ओशियन नेशन जो होते हैं, ओशियन स्टेट का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज जो हैं दुनिया भर में, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो फिजी हो, चाहे वो पापुआ न्यू गिनी हो, चाहे और भी कोई भी देश हो सकते हैं, टोगो भी हो सकता है, बहुत सारे देश हैं, छोटे छोटे आइलैंड देश हैं, उनके लिए हम क्लाइमेट जस्टिस पर ज़रूर ध्यान देंगे। क्लाइमेट जस्टिस का क्या तात्पर्य है, यहाँ पर क्या समस्याएं हैं इन देशों की। समस्या ये है कि 2100 ईस्वी तक अगर विश्व का तापमान 2 डिग्री सी से ज़्यादा हो जाएगा तो, जो कि उम्मीद ये की जा रही है कि 4 डिग्री सी हो जाएगा, इसलिए कई सारे दुनिया भर के देश के साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द पृथ्वी छोड़ने पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत भारी पॉपुलेशन जो है दुनिया की वो डूब जाएगी समुद्र में। तो ये जो छोटे छोटे देश हैं सबसे पहले यही डूबेंगे और ये पानी में डूब जाएंगे, उसके बाद से यहाँ के पॉपुलेशन को कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि ये जो छोटे देश हैं क्लाइमेट चेंज के कारण से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश यही वो होंगे, क्योंकि इनका समूल ही मिट जाएगा। जैसे मालदीव जो है ये डूबने वाले पहले देशों में से एक होगा। मालदीव के राष्ट्राध्यक्ष लोग ऑस्ट्रेलिया से भी बातचीत कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है, ऑस्ट्रेलिया ये है, ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है, ग्रेट विक्टोरिया जो वहाँ पर डेजर्ट है, उसमें मालदीव के लोगों को आने वाले समय में निर्वासित किया जाए, बसाया जाए, इसको लेकर बातचीत भी कर रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत ग्लोबल साउथ के देशों का एक आवाज़ बनकर उभरा है। हाल फिलहाल के दिनों में ग्लोबल साउथ का अवधारणा क्या है, वैश्विक दक्षिण का अवधारणा है कि भाई विकासशील जो देश हैं उनके आवाज़ के रूप में भारत G20 सम्मेलन के बाद से उभर कर सामने आया है और भारत जो है इन देशों को वैश्विक मंचों पर स्थापित करने में अहम भूमिका अदा कर रहा है। तो भारत के राष्ट्रपति महोदया ने बोला वहाँ पर कि हम आने वाले दिनों में जो आइलैंड नेशन है, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ हों या इंडियन आइलैंड कंट्री हों, उन सभी को हम ग्लोबल साउथ के रूप में एकीकृत करके क्लाइमेट जस्टिस के लिए आवाज़ उठाएंगे, इन सभी के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। फिजी का ज़रा लोकेशन देखेंगे, वहाँ की न्यूज़ मैंने आपको बता दिया है। राष्ट्रपति जी ने हाल ही में किस देश की संसद को संबोधित किया है, तो फिजी की संसद को संबोधित किया है। फिजी की राजधानी, उसका लोकेशन, इन दोनों को देखेंगे, फिर अगले टॉपिक पर चलेंगे। देखिए फिजी एक छोटा सा खूबसूरत सा देश है, यहाँ पर गिरमिटिया बड़ी मात्रा में है। गिरमिटिया का मतलब भारतीय लोग ही मूल रूप से यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर भोजपुरी हिंदी सब चलता है, आपको किसी दूसरे भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप भोजपुरी में भी बातचीत कर सकते हैं। विषुवत इसके उत्तर से गुजरती है, ये दक्षिणी गोलार्ध में आता है, साउथ जो आपका रीजन है उसमें आता है। विषुवत इसके उत्तर से गुजरती है, विषुवत इसको टच नहीं करती है। इसकी कैपिटल है सुवा, इसकी कैपिटल क्या है, सुवा, ठीक है। और ये एक आइलैंड नेशन है, प्रशांत महासागर में स्थित है ये, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। इसके 2 बड़े आपको दिखेंगे, वेनस और वीटी, आपको 2 बड़े आइलैंड समूह दिखेंगे, बाकी छोटे छोटे कई सारे आइलैंड ग्रुप हैं जो यहाँ पर स्थित हैं। तो इस सभी को ध्यान में रखिएगा। फिजी के बारे में भी ध्यान रखिएगा। भारी मात्रा में यहाँ पर गिरमिटिया मजदूर गए थे अंग्रेज़ों के ज़माने में और वर्तमान में भी वो वहीं पर रहते हैं। अच्छी खासी भारतीय समृद्ध आबादी है, भोजपुरी और हिंदी प्रमुख भाषाओं में से एक है। अगला देखिए ऑरिविले आश्रम के बारे में है कि ऑरिविले जो बनाया जा रहा है और सार्वभौमिक टाउनशिप प्लान, इसके खिलाफ भारत सरकार को कई सारे कंप्लेन मिल रहे हैं कि ऐसा नहीं बनाना चाहिए। वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा भारी मात्रा में कंप्लेन किया गया है भारत सरकार को कि साइबर क्राइम से लेकर और भी कई सारी चीज़ें बढ़ रही हैं इसके कारण से इन क्षेत्रों में, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। भारत सरकार ने बोला कि जब सभी कंप्लेन को संबंधित डिपार्टमेंट को हमने भेज दिया है और सभी डिपार्टमेंट के द्वारा जल्द ही उस पर कार्रवाई कर दिया जाएगा। ऑरिविले आश्रम अरविंद घोष के द्वारा बनाया गया आश्रम है। अरविंद घोष जो भारत में क्रांतिकारी थे, लेकिन जब उनको जेल हुआ, जेल किस केस में हुआ था, अरविंद घोष को जेल किस कांड के तहत किस कांड के कारण से सज़ा सुनाई गई थी जेल की, किस कांड के कारण वो जेल गए थे, आप मुझे बताएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का छोटा सा फैक्ट है, ढूंढिए ज़रा,
क्या नाम है उस षड्यंत्र का, और उसके बाद से आप मुझे बताइएगा। ऑरिबले आश्रम की स्थापना श्री अरविंदो के द्वारा ही किया गया। अरविंद भारत के सबसे बड़े दार्शनिकों में से एक आते हैं, बहुत ही ग्रेट फिलोसफर। उनको कहा जाता है कि जेल जब वो गए तो वहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनलाइटनमेंट हो गया था उनका। उसके पश्चात जब वो बाहर आए तो उन्होंने क्रांतिकारी विचारधाराओं को त्याग दिया। उन्होंने हमेशा ही विरोध किया, अंग्रेजी राज का हमेशा ही विरोध किया, लेकिन वो निष्क्रिय विरोध था। वो दूर रहकर विचारों के द्वारा विरोध कर रहे थे। ऑरिबले आश्रम की स्थापना उन्होंने ही भारत के पंडिचेरी राज्य में किया था। ऑरिबले विश्व भर से 50,000 लोगों की आबादी के लिए बनाई जा रही एक सार्वभौमिक टाउनशिप है। यह तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले कुछ भाग पुदुचेरी में स्थित है। व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के नए रूप में श्री अरविंदो के दृष्टिकोण का अनुपालन करते हुए 1968 में मीरा अल्फास द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वर्ष 1996 में यूनेस्को द्वारा इसका आधिकारिक तौर पर समर्थन किया गया था। यह सतत जीवन और मानवता के भविष्य को सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, सामाजिक व आध्यात्मिक आवश्यकताओं को संबोधित करने पर केंद्रित है। इसी तरह का ये टाउनशिप का प्लान है। ऑरिबले आश्रम के तर्ज पर ही यहाँ पर इस टाउनशिप का प्लान है। बहुत ही खूबसूरत और शानदार टाउनशिप का प्लान है। तमिलनाडु के कहाँ पर, तो तमिलनाडु के देखिए यहाँ पर जगह लिखा हुआ है विल्लुपुरम जिले में। कुछ भाग पुदुचेरी में है और कुछ भाग विल्लुपुरम जिले में है। और यहीं पर ऑरिबले सार्वभौमिक सिटी का प्लान है, जिसके खिलाफ कंप्लेन आ रही है भारत सरकार को। इस टॉपिक को भी ध्यान में रखिएगा, ये मैंने आपको समझाया है। बाकी एक टॉपिक और रह गया है, मालवा कैनाल प्रोजेक्ट। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो यहीं पर संपन्न होता है। कई सारे टॉपिक को हमने समझा है, सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। पीटी फैक्ट के लिए फिजी वाला टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट में से एक है। उसकी राजधानी ही पूछ ली जाएगी आपसे, तो आप वहाँ पर फिर भूल जाएंगे। प्रशांत महासागर में स्थित विषुवत के दक्षिण में है ये फिजी। तो आज का यहीं पर संपन्न करते हैं। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।